ऑक्सिन्स के बाद में आज हम नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन्स इज कनेक्टेड विद द Becne disease or the foolish seedling disease of rice, first reported in Japan. The diseased plants grew abnormally thin and tall and also did not produce fruits. It was found that the disease was caused by an Ascomycetes fungus, Fusarium moniliforme, the imperfect stage of Gibberella fusariae. This was reported by Sweda in 1912. The disease might be caused by something secreted by the fungus. जिबरेलिन्स की हिस्ट्री या जिबरेलिन्स की डिस्कवरी जो है उससे हम तब से जानते हैं जब राइस के अंदर सबसे पहले जापान में बेकने डिजीज़ या फुलिश सीडलिंग डिजीज़ के बारे में पढ़ा गया और इस डिज़ीज़ से जो प्लांट्स इफ़ेक्टेड थे वो बहुत ही ज़्यादा पतले और लंबे थे और उनमें फ्रूट्स नहीं बनते थे। और ऐसा पता लगाया गया कि ये जो डिज़ीज़ थी ये एक एस्कोमाइसिटस फंगस जिसका नाम फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी है और इसकी इम्परफेक्ट स्टेज है जिब्रेला फ्यूजिकुराई, इसके द्वारा होती है। इसका पता सेवेडा ने 1912 में बताया। ऐसा ज्ञात हुआ द डिजीज़ माइट बी कॉज्ड बाय समथिंग सिक्रेटेड बाय द फंगस। ये जो जिब्रेला फ्यूजिकुराई है ये कुछ सिक्रीशंस करते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ पाई जाती है। In 1926, E. Kurosawa found that a chemical from the fungus parasitizing rice seedlings was responsible for the disease, as sterile filtrates of the fungus caused symptoms of Becne disease in normal seedlings. E. Kurosawa ने 1926 में बताया कि कोई ऐसा केमिकल इस फंगस से निकलता है जो कि राइस के सीडलिंग्स को इफ़ेक्ट करता है और वो ही इस डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइनली इन 1939 T. Yabute and T. Hershey isolated a small quantity of highly active crystalline material from the filtrates of fungus. This material was named as gibberellin A as it was isolated from Gibberella. They also isolated gibberellin B. 1939 के अंदर T. Yobuta and T. Hershey ने हाईली एक्टिव क्रिस्टलाइन मटेरियल को फंगस के फिल्ट्रेट से आइसोलेट किया और इस मटेरियल को नाम दिया गया जिबरेलिन ए क्योंकि ये जिब्रेला से आइसोलेट किया गया था। इसी तरह से इन्होंने एक दूसरा कंपाउंड भी सिमिलर नेचर का निकाला या आइसोलेट किया जिसको इन्होंने जिबरेलिन बी नाम दिया। In 1954, P. Brain et al. Isolated and chemically characterized a pure compound from culture filtrates of Gibberella fusariae. This new substance was known as gibberellic acid. P. Brain et al. ने आइसोलेट किया और उसके केमिकल कैरेक्टर्स का भी पता लगाया। A pure compound from the culture filtrates of Gibberella fusariae. इस नए सब्सटेंस को इन्होंने जिबरेलिक एसिड नाम दिया। Now several forms of gibberellic acids have been detected not only in fungi but in healthy plants of all species. फंजाई के अलावा भी
बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स की स्पीसीज से भी जिबर्लिक एसिड रिपोर्ट किया गया है। Till now, about 60 different gibberellins have been isolated and identified. There are two categories of gibberellins, C19 and C20. यहाँ पर जिब्बेन स्केलेटन या जिबर्लिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। Normally, gibberellins cause increase in growth, especially in height of elongation of the stem. Gibberellins are those growth hormones which cause cell elongation of intact plants in general and increased internodal length of genetically dwarf plants in particular. Gibberellins जो हैं वो ज़्यादातर ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं प्लांट की, स्पेशली ये स्टेम की हाइट को बढ़ाते हैं। इसलिए जिबरेलिन्स को ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स माना गया है जो कि सेल के एलोंगेशन में हेल्प करते हैं ऑफ द एंटायर प्लांट इन जनरल, और जेनेटिकली जो डॉर्फ प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलरली उनमें जब जिबरेलिन्स को अप्लाई किया जाता है तो वो उनकी इंटरनोडल लेंथ को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनका शूट लंबा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैबेज प्लांट्स के अंदर, कैबेज प्लांट्स जो कि हम जानते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी मेड टू ग्रो टू हाइट ऑफ 6 feet बाय जिबरेलिन एक्शन। केमिकली दे हैव अ जिब्बेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये देखिए आप, ए में जिब्बेन स्केलेटन है और ये है जिबर्लिक एसिड। Many gibberellins are named as GA1, GA2, GA3, 7, GA9, GA13, etc. Most common gibberellic acid is GA3. सबसे कॉमनली जो पाया जाता है वो है GA3 gibberellic acid. Like auxins, gibberellins exist both in free and bound state. auxins की तरह से ये फ्री स्टेट में, इवन बाउंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और जिबरेलिन्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इसमें है बायोसिंथेसिस बाय यूजिंग ट्रेजर टेक्निक, using radioactive isotopes. It has been shown that acetate is the primary precursor of gibberellin synthesis. मतलब इनिशियली सबसे पहले एसिटेट जो है वो चाहिए होता है जिबरेलिन्स के सिंथेसिस के लिए। Most of the biosynthetic steps take place inside the plastids. Gibberellins are formed from acetyl coenzyme A, which is first converted to mevalonate. Mevalonate pyrophosphate takes part in further synthesis. It is changed first to geranyl pyrophosphate and then geranyl pyrophosphate. Copelyl pyrophosphate is the first cyclic compound. It gives rise to chlorine and its various derivatives which are precursors of gibberellins. यहाँ देखिए आप, इस फिगर में दिखाया गया है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो मेवालोनेट बनाता है। मेवालोनेट से मेवालोनेट 5 फॉस्फेट, फिर मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट। मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा 3 आइसोप्टाइल पायरोफॉस्फेट में, जिससे कि 3,3 डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। ये बनाता है जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट से बनेगा फार्नेसी पायरोफॉस्फेट। साथ ही इधर देखिए आप, डेल्टा 3 आइसोप्टाइल पायरोफॉस्फेट जो है ये इससे भी फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बन रहा है, और ऊपर मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट जो है एक तरफ तो डेल्टा 3 आइसोप्टाइल पायरोफॉस्फेट बनाता है और दूसरी तरफ ये ट्रांसजिरेनाइल
जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बना देता है और यहाँ पर फेरेनेसाइल पायरोफॉस्फेट से भी ट्रांस जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है, जिससे कि कोपेलाइल पायरोफॉस्फेट और फिर कॉरिन बनता है। तो ये है बायोसिंथेसिस ऑफ जिबरेलिन्स। थैंक यू।